Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So in the previous lecture we had discussed some special transaction. We had seen how to pass journal entries in that cases. Now in this video we will do the further special transaction. Now let's see the next special transaction, that is discount. So discount is of two types. One is trade discount and the second discount is कैश डिस्काउंट. ओके, कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट. ओके, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये दोनों डिस्काउंट हम कैसे ट्रीट करते हैं अपनी अकाउंटिंग में. बॉट गुड्स at list price of rupees 25,000 from Mohan, less 20% trade discount and 2% cash discount, and paid 40% by check immediately. देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में. बॉट मतलब होता है परचेज करना. हमने परचेज किया कुछ गुड्स, ठीक है, जिसकी लिस्ट प्राइस मतलब MRP थी 25,000 की फ्रॉम मोहन. मोहन से हमने कुछ सामान परचेज किया जिसकी MRP प्राइस था 25,000. लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये पहला वाला डिस्काउंट हमें 20% मिला. ठीक, उसने हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया और 2% कैश डिस्काउंट पे दिया. और हमने क्या किया कि 40% इमीडिएटली पे कर दिया चेक के थ्रू. ठीक, पूरा पैसा नहीं पे किया उसको, 40 सिर्फ थोड़ा कुछ पोर्शन ही हमने उसको पेमेंट कर दिया. देखिए इसको हम कैसे करेंगे, आप लोग अब आदत डाल लीजिए वर्किंग नोट करने की. ठीक है, वर्किंग नोट क्या होता है, आपका रफ वर्क जैसा होता है. आपको वहाँ पे सारी अपनी वर्किंग को दिखानी पड़ती है. आप अगर वर्किंग नोट शो करेंगे तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल सकते हैं. अगर आपकी गलती से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या हाफ नंबर काटा जाता है. ठीक, तो आप जो है वर्किंग नोट में ऐसे शो करिएगा. ठीक, कि परचेज हमने कितने के किए गुड्स, परचेज गुड्स 25,000 के. ठीक, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट में हमने खरीदा. हमने गुड्स खरीदे थे जिसकी MRP 25 थी, लेकिन हमने उसको खरीदा था 20% लेस ट्रेड डिस्काउंट. ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि है 20% का. किसका 20%, इसका. ठीक, तो अगर 25,000 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा ये 5,000. ठीक, तो 5,000 को माइनस कर दीजिए. 25,000 माइनस 5,000 कितना होता है, 20,000. ठीक, तो इसका मतलब है कि हमने जो गुड्स खरीदे हैं उसकी वैल्यू कितने की हो गई, 20 की. ठीक, तो ये जो ये अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया ये है हमारा परचेज वैल्यू. इतने का सिर्फ उसमें लिस्ट प्राइस था, लेकिन हमको इतने का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया. तो यानी कि हमने कितने का खरीदा, टोटल 20,000 का हमने सामान खरीदा. अब एक और बात आपको यहाँ नोट करने वाली चीज है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते. इट विल नेवर बी रिकॉर्डेड. ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको हम शो नहीं करते हैं. हमने इतने का सामान खरीदा, अभी तक हमने ये सीखा. ठीक, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसी जो परचेज वैल्यू है इसी पे 2% कैश डिस्काउंट लगाने लगते हैं. लेकिन नहीं, हमें क्या बोल के रखा है कि हमने 40% इमीडिएटली कैश चेक के थ्रू पेमेंट किया. तो मतलब इस 20,000 का अगर हम देखें तो क्या किया हमने, 40% पेड इमीडिएटली.
40% पेड इमीडिएटली। ठीक, इस 20,000 का 40% हमने अभी पे कर दिया, तो इसका 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज़। ठीक, हमने मोहन से सामान खरीदा था, उसने हमको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मतलब हमने उससे 20,000 रुपीज़ का सामान खरीदा। ठीक, हमने बोला कि हम इसका 40% पे कर दे रहे हैं, तो मोहन ने बोला अच्छा आप तुरंत इमीडिएट पे कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आपको कैश डिस्काउंट, इसी खुशी में कैश डिस्काउंट दे देते हैं, 2% कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। ठीक, तो 8,000 का 2% कितना होता है? 160। ये आ गया हमारा 160, हमें माइनस करना है ना। तो डिस्काउंट है, हम इतना रुपए उसको देने जा रहे थे लेकिन उसने हमको 160 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हम कितना रुपए देंगे उसको? 8,000 माइनस 160, 7,840। इतना रुपए हमने दिया चेक के थ्रू। ठीक है, ये था पेड बाय चेक, हमने ये चेक के थ्रू दे दिया। अब देखिए हमने इस 20,000 में से 8,000 दे दिया, ये मान के चल रहे ना 8,000 दे दिया। 8,000 भले ही ना दिया हो बट उसका 40% तो हमने यहाँ लिख दिया। बाकी बचा कितना था जो बाकी था हमें देना? 12,000। 20,000 माइनस 8,000 कितना होता है? 12,000। तो ये 12,000 अभी भी वो है जो अभी हमने उसको दिए ही नहीं है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब हमने ये क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, अभी बकाया है। क्रेडिट परचेज हमने उधारी ली है, मतलब उधार पे इतने का सामान खरीदा हुआ है। आगे बात समझ में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने 20,000 का सामान खरीदा, जिसमें से हमने सोचा कि हम चलो 40% अभी दे देते हैं। तो हम जब देने गए तो जब हम ऐसा बिजनेस में होता है, जब तुरंत कोई पेमेंट कर रहा होता है, कोई बड़ा सामान खरीद रहा है, बहुत सारे, अगर होलसेलर के पास आप जाते हैं तो अगर आप बहुत बल्क में सामान खरीदेंगे और तुरंत पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। ठीक, तो हमने 40% अभी हम देने के लिए गए उसके पास, तो उसने बोला कि 160 का डिस्काउंट आपको दे देते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि कैश डिस्काउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे कैश डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट को कभी नहीं करते हैं, हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमने कैश डिस्काउंट हमको मिला 160 का, यानी कि हमने उसको टोटल पे कर दिया इतना 7,840। अब कुछ पोर्शन होगा ना जो अनपेड है, अभी हमने पे नहीं किया है, तो हमने 20,000 का ये 40% यानी कि 8,000 हमने पे करा है ना, एक तरीके से भले ही इतना रुपए दिया है बट हमने कोशिश तो हमने इतनी की थी कि हम पे कर दें। अब डिस्काउंट मिल गया, मतलब कि 8,000 तो इसमें से गया, हमने ख़त्म कर दिया 8,000, तो बचा कितना पे करने को? 12,000, यानी कि ये 12,000 है क्रेडिट परचेज, यानी कि इतना अभी भी हमें उसको देना है। हमने सामान तो खरीद लिया बट इतना अभी भी उधार पे है, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं। हम सामान खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिटेड। कितने का सामान खरीदा था? 20,000। ठीक, फिर उसके बाद हमने पे कर दिया, चेक के थ्रू पे किया है, यानी कि ये हमने बैंक के थ्रू पे किया, हमारे बैंक में से पैसा कम हो गया, तो बैंक अकाउंट कितना पे किया? 7,840 रुपीज़, और बकाया कितना है? 12,000। अब ये 12,000 किससे हमने मतलब किसके लिए बकाया? क्रेडिटर होते हैं ना जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं, तो यहाँ इस केस में क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है मोहन।
तो टू मोहन। हमने पिछले वीडियो में देखा था परचेजेस वाले एग्जाम्पल्स। जब हम सीख रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जो भी क्रेडिटर होता है उसका नाम लिखते हैं, है ना। तो हमने इतना तो बैंक के थ्रू कर दिया तो वो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद क्रेडिटर वाला जो उधार पे हमने सामान खरीदा था उसकी क्या एंट्री होती थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, मोहन है, तो मोहन अकाउंट हमने बना दिया और ये हो गया 12,000। हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब हमको कुछ यहाँ पे डिस्काउंट भी मिला था, डिस्काउंट मिला है हमें, यानी कि ये तो फायदे वाली बात है हमारे लिए। डिस्काउंट रिसीव करना ये तो हमारे लिए गेन वाली बात होती है, प्रॉफिट होता है हमारे लिए रिसीव करना डिस्काउंट। तो और ये डिस्काउंट रिसीव करना गेन होता है, गेन होता है मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि हमें क्रेडिट करना होता है अपने सारे गेन्स और इनकम। तो हमने क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना रिसीव किया था, 160। ठीक, और हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री डिस्काउंट से रिलेटेड वाली। ठीक, तो होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस होल कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। अब इसकी पूरी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू मोहन अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक, और इस साइड का टोटल अगर आप करेंगे तो वो इक्वल होगा इस साइड के टोटल से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसी डिस्काउंट के केस का दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम सामान को बेच रहे हैं। ठीक, सोल्ड गुड्स टू सोनू फॉर ₹10,000 allowing him cash discount 10% and trade discount 5%. He paid 1/4 amount in cash at the time of purchase. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हम सामान को खरीद रहे थे मोनू से, यहाँ पे क्या है कि हम मोहन से सामान खरीद रहे थे। यहाँ पे हम लोग सोनू को सामान बेच रहे हैं और हमने उसको डिस्काउंट दिया है 10% कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कितना, 5%। तो इसकी देखते हैं वर्किंग नोट कैसे आएगी हमारी। देखिए वर्किंग नोट आपको ये शो करना पड़ेगा। हमने कितने के सामान बेचे, सोल्ड गुड्स, जिसकी लिस्ट प्राइस क्या थी, लिस्ट प्राइस, हमें लिस्ट प्राइस लिखनी होती है। यहाँ पे कितनी है लिस्ट प्राइस, 10,000 की MRP का गुड्स था जो कि हमने बेचा था। हमने उसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाया, सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट को लगाना होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में भले ही आपको पहले कैश डिस्काउंट दिया और डजंट मैटर, ओके। सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 का निकालिए, 10,000 का 5% आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 5,000। ठीक, अब इसको लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9,500। तो ये वो अमाउंट आई है जितने का आपने सामान बेचा। ठीक है, इतने की आपकी सेल हुई है। ये तो लिस्ट प्राइस थी, उसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया 5,000 का, यानी कि आपने इतने का सामान बेचा। ठीक, हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। तो लिस्ट प्राइस है, हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है जितने का हमने बेचा है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 1/4 जो है उसने तुरंत पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेजिंग के समय ही उसने 1/4 पे कर दिया। तो 1/4 पेड इमीडिएटली,
तो कितना होता है 9,500 उसको देना था, बट उसने 9,500 का 1/4 उसने तुरंत दे दिया। तुरंत दे दिया मतलब कि कितना होता है 9, इसको कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा आपका 2375। ठीक है, इतना रुपए उसने तुरंत दिया। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। कैश डिस्काउंट कितने का, 10% का। देखिए 9,500 का 1/4 इतना उसने हमको पहले दिया, देने के लिए आया, यानी कि बचा कितना, उसको अब कितना देना होगा, 9,500 माइनस 2375 करिए, ये आ जाएगा आपका 7125। ये वो अमाउंट है जो अभी भी बची हुई है, उसने हमें अभी नहीं दिया, यानी कि ये हमने किस पे बेचा है, ये क्रेडिट सेल है। ये क्रेडिट सेल है, तो जिसको हम उधार पे बेचते हैं वो कौन होता है, डेटर होता है। ठीक, यहाँ पे डेटर कौन है, सोनू। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम अपनी वाली वर्किंग पे आते हैं। हाँ, इतना रुपए वो देने आया, हमने उसको 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो इसका आप जब 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 237.5। ठीक, इतना देने आया था, इतना हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि उसने हमको कितना टोटल दिया होगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 2375 माइनस 237.5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2137.5। ये अमाउंट आ गया आपका, और ये वो अमाउंट है जो आपको उसने दे दिया कैश में। तो हमने क्या किया, कैश रिसीव किया। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं रिकॉर्ड करनी है, इट विल नॉट रिकॉर्डेड। हमने सेल इतने की है, इतना क्रेडिट सेल किया है, और इतना कैश रिसीव, और ये हमारा डिस्काउंट, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने उसको अलाउ किया है डिस्काउंट, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं मतलब कि हमारा ये खर्चा हो गया, एक्सपेंस है। हम किसी को, हमें भाई इतना मिलने वाला था, हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अब हमें इससे कम मिल रहा है, तो मतलब हमारा कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, एक्सपेंस है, या तो कह लीजिए लॉस है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल वैल्यू से। और नॉमिनल वैल्यू क्या कहता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमें डेबिट करना होता है। ठीक, तो चलिए अब हम सारी एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे, हमें कैश मिला, ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना मिला, 2,137.5 रुपीज़ मिला। ठीक, तो जब हमको हमारे पास कैश आया हमारे बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज व्हाट कमिंग इन। ठीक, तो डेबिट कर दिया। फिर ये हमें डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। ठीक, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारे जितने भी खर्चे और लॉसेस होते हैं उसको हमें डेबिट करना होता है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, कितना डिस्काउंट दिया था, 237.5। ठीक, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट है जो अभी भी बाकी है, जो हमें नहीं मिला, जो हमें मिलने वाला है, यानी कि डेटर। तो हम डेटर अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं। हमने इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में देखा था कि सेल्स वाली एंट्रीज कैसे पास करते हैं, है ना। तो सोनू अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि एक डेटर है हमारा, कितना बाकी है, 7,125 टू सेल्स
सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमने सामान बेचा है। और सेल्स अकाउंट को क्यों हम डेबिट करते हैं? क्योंकि सेल्स हमारा क्या होता है? रेवेन्यू होता है। ठीक, रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि हमें डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करना है सारे गेन्स एंड इनकम को। तो रेवेन्यू क्या होता है? इनकम होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। और हाँ, नरेशन लिखना मत भूलिएगा। हर क्वेश्चन के हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखना होता है। कुछ भी आप अपने ओन वर्ड्स में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। लॉस बाय थेफ्ट और फायर। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में आपके आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो उससे भी लॉस हो जाता है। ठीक, तो उस केस में हमें क्या जर्नल एंट्री पास करना है, चलिए देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम ओनली। अब हमारे बिजनेस में आग लग गई, हमारे शॉप में आग लग गई और उसमें 10,000 के गुड्स थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक, तो पहले सिर्फ इतना देखिए, सिर्फ इतना, आगे का मत पढ़िए। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर की वजह से हमारे 10,000 के गुड्स खराब हो गए हैं। तो इसकी पहली एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड कितने के? 10,000 के गुड्स टू परचेजेस अकाउंट। ठीक, यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ भी शॉर्ट में। ठीक, तो हमने क्या किया कि लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने डेबिट किया। क्यों किया? क्योंकि ये तो नुकसान है ना, लॉस है हमारा, और लॉस को हम हमेशा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक, और ये परचेजेस अकाउंट हमने बताया था, गुड्स से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो हमें परचेज नाम देना होता है। और उसको हमने क्रेडिट में क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारे गुड्स बर्बाद हो रहे हैं। जब हमने गुड्स खरीदा था, जब सारे गुड्स को हमने खरीदा था, तो हमने लिखा था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लिखा था अपने बुक्स में। लेकिन अब जब वो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अब सेकंड पढ़िए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम ओनली। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि कभी इन केस कुछ हो गया तो हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, हमारा जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, उनको बताया ऐसा ऐसा, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 60% क्लेम देने के लिए तैयार हैं। तो उसकी सेकंड एंट्री, इसमें सेकंड एंट्री बनेगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया, पहले डेबिट हुआ फिर ये क्रेडिट हुआ, यानी कि अब ये खत्म। फायर वाला जो अकाउंट था, लॉस बाय फायर अकाउंट, ये हमने यहाँ पे पहले डेबिट किया फिर हमने क्रेडिट किया। इसका मतलब कि लॉस बाय फायर अकाउंट अब क्लोज हो चुका है। ठीक, तो हमने ये कर दिया और नरेशन हो जाएगा इसका। इंश्योरेंस, ये सारी चीजें नोट डाउन करते चलिए बच्चों। ये सारी जितने भी कंसेप्ट हैं, ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फंसोगे कहीं पे तो आप तुरंत आके यहाँ पे देख सकते हो, है ना। पूरी बुक में ढूंढने से अच्छा है कि अपनी कॉपी में सारे वो देख लो कंसेप्ट्स। इंश्योरेंस कंपनी,
ठीक, इसका नरेशन हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके क्लेम को दर्ज कर लिया अपने कंपनी में कि ऐसा हुआ था, तो ये सारा केस को दर्ज कर लिया। ये एंट्री हो गई हमारी केस दर्ज कराने वाली। ठीक, अब उन्होंने जब 60% हमको दे दिया, हमें पैसे मिल गए 60%, तो हम तब क्या एंट्री लिखेंगे? उस केस में हम एंट्री लिखेंगे जब हमें पैसे मिल गए। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने मिल रहे हैं? 10,000 के थे, 10,000 में 60% ही केवल मिलेगा। ठीक, 10,000 के गुड्स थे जो बर्बाद हो गए थे, इन 10,000 में का केवल 60% गुड्स हमें मिलेगा। तो यानी 10,000 का 60% अगर हम निकालते हैं तो 6,000 आता है, तो हमें बैंक में 6,000 रुपीज मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। ठीक, अब अच्छा देखिए, अगर आप एक चीज की यहाँ पे बताते हैं, 10,000 की चीज थी। ठीक, आपको इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 10,000 का नुकसान हुआ था आपका, और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 6,000 रुपये दिए, तो कितने का नुकसान हुआ आपका? आपको 10,000 आपके 10,000 रुपये चले गए, फिर किसी ने आपको 6,000 रुपये दे दिया, तो कवर हो गया 6,000 रुपये। ठीक, लेकिन अभी भी कितना बाकी है जिसका नुकसान हो चुका है? 4,000। 4,000 रुपये ऐसे हैं जो आपके नुकसान हो गए हैं। ठीक, तो इस 4,000 के नुकसान को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट यही कहता है कि हमें नुकसान को डेबिट करना होता है। लेकिन क्या नाम देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू, कौन दे रहा है ये 6,000? टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग गया यहाँ पे। कितना आ गया? 10,000। ठीक है, ये हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 6,000 दे दिया और आपका 4,000 का नुकसान हो गया, तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। तो इस केस में आपको ये 3 जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोले, सिर्फ ये वाला पार्ट बोले कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बस आप ये लिख के छोड़ देना। अगर आपको बोल दे कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम, या 40% या 50%, जितना भी परसेंट क्लेम अगर आपको मिल रहा है, तो उस केस में ये 2 एक्स्ट्रा एंट्री होती है जिसे आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एनी एसेट। आपके कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे हो रहे हैं अपनी कोई मशीन को इंस्टॉल कराने में, फिट कराने में, या कोई बिल्डिंग को खड़ी करने में, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में, या कोई भी एसेट को अपने कंपनी में लाने में या फिक्स करने में या बनाने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसकी क्या एंट्री होती है? देखिए, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मल सिंपल सी ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो। ठीक, आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो और उसमें जो है खर्चे हो रहे होंगे कुछ। ठीक, वेजेस लगेगा, बिल्डिंग बनवाओगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चे लगेंगे ही। मजदूर हैं तो उनको आपको वेजेस देने पड़ेंगे, सामान उठवा के ला रहे हो तो फ्रेट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्डिंग अकाउंट में ऐड करके लिख देते हो। ठीक, तो उस केस में, बिल्डिंग के बनाने के केस में क्या हो जाएगी एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक से चेक बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बैंक अकाउंट हो जाता है। ठीक, अगर आप कोई मशीन ला रहे हो अपने बिजनेस में और उसको फिट करा रहे हो अपने कंपनी में,
तो उस मशीन को फिट कराने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं, है ना। जो भी लोग फिक्स करेंगे आ करके उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उनकी सैलरी या उनके वेजेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस कुछ लगेगा। तो उसको भी हम क्या करते हैं कि मशीन, जितने की मशीन थी टोटल, उसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, ठीक। तो इसीलिए हमने एक ये कॉमन एंट्री लिखा दी है। कोई भी एसेट होगा उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चे होंगे तो उसको हम एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर बैंक ट्रांजैक्शन है तो बैंक अकाउंट, ठीक। इजी था ये। So hope you people have understood all these concept and noted down in your notebook. अगर आपने नोट नहीं किया है तो इस वीडियो को वापस से देखिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जर्नल एंट्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। ओके, so till then keep practicing, keep revising. Thank you students, have a nice day.